दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैंने लिया है अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का। आज इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 16 का संबंध है सरकारी पदों पर नियोजन और नियुक्ति से। आर्टिकल 16 क्लास 1 स्पष्ट कहता है कि देयर शैल बी ए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी सभी नागरिकों के लिए सरकारी पदों पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में अवसरों की समानता होगी, यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे। उदाहरण के लिए आईएएस की परीक्षा में सभी ग्रेजुएट्स एग्जाम दे सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो। अनुच्छेद 16 का क्लास 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी पद के लिए सिर्फ धन, वर्ण, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार या उनमें से किसी के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 16 एक स्पष्ट कहता है कि इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, यानी नियोजन और नियुक्ति के मामलों में, इसमें नियोजन पहले और नियोजन की बाद की स्थितियां भी शामिल हैं जो कि पूरे नियोजन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अवसरों की समानता का वास्तविक महत्व एकमात्र कानूनी सहायता होना नहीं है। अवसरों की समानता का अस्तित्व सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सामाजिक अपंगता यानी सोशल डिसेबिलिटी का न होना, बल्कि ऐसे उपयुक्त अवसरों का सुलभ होना जिससे लोगों को अपनी योग्यता एवं उत्कृष्टता को फलीभूत करने का समान एवं संपूर्ण अवसर प्राप्त हो। समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथ जिनकी स्थितियां समान हों। दोस्तों, यदि पदोन्नति के समय मेरिट कम सीनियरिटी यानी योग्यता वरिष्ठता को आधार बनाया गया है, तो योग्यता और क्षमता को वरिष्ठता की अपेक्षा ज़्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन योग्यता और क्षमता के मानदंड में यदि अभ्यर्थियों में समानता है तो उस अवस्था में तब वरिष्ठता को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि वरिष्ठता को तय करने का आधार के निश्चित मापदंड होने चाहिए जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो और निष्पक्ष हो, क्योंकि वरिष्ठता किसी के भी सेवा काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों, नियमित पदों पर नियोजन और नियुक्तियों में नियमित भर्ती प्रक्रिया का पालन होना चाहिए जो कि संविधान सम्मत हो, न कि जो अव्यवस्थित और पक्षपातपूर्ण हो। अस्थायी, संविदा आधारित, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, आकस्मिक, दिहाड़ी और तदर्थ नियोजन इत्यादि संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है। इसलिए ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण नहीं हो सकता, रेगुलराइज नहीं हो सकते। ऐसी प्रक्रिया से नियुक्त किए गए लोग अस्थायी सेवा का दावा नहीं कर सकते। तदर्थ या एडहॉक की नियुक्ति किसी पद पर होती है, न कि किसी सेवा या कैडर में होती है। ये एडहॉक नियुक्तियां नियमित भर्ती प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार भी नहीं की जाती। एडहॉक पर नियुक्त व्यक्ति फैमिली पेंशन का भी दावा नहीं कर सकता। लंबे समय तक काम करने के बावजूद एडहॉक कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। सरकार का यह दायित्व है कि नियोजन के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से योग्यता के आधार पर चयन करे। किसी भी पद के दावेदार सभी अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और न्याय संगत हो, न कि मनमानापूर्ण और पक्षपातपूर्ण हो। चूंकि पदोन्नति नियोजन का हिस्सा है, इसलिए नियुक्ति से लेकर पदोन्नति और सेवा मुक्ति तक किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान सम्मत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 एक ऐसा मूल अधिकार है जो हर तरह के भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त रक्षा कवच है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 के कुछ अपवाद भी हैं। 16(3)
के अंतर्गत संसद के अधिकार है कि वह किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण में किसी विशेष वर्ग में नियुक्ति के लिए निवास स्थान का शर्त लगा सकती है कि अभ्यर्थियों को वहीं का निवासी होना आवश्यक है। अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 पास किया, जिसमें भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि कुछ पदों और सेवाओं के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में नियोजन के लिए निवास स्थान का शर्त रख सकती है। हालांकि यह व्यवस्था 1974 में ही समाप्त हो गई। अब कहीं भी नियोजन के लिए निवास स्थान की कोई शर्त नहीं है, सिवाय आंध्र प्रदेश के, जिसके लिए संविधान में 371D जोड़ा गया। दोस्तों, दूसरा अपवाद है अनुच्छेद 16(4). संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लास 4 के अनुसार राज्य में पदों और नियुक्तियों को पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, और यदि राज्य की सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों में अनुसूचित जातियां और जनजातियां भी शामिल हैं। यह अनुच्छेद वंचितों को सामाजिक आर्थिक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेरित है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 16 का क्लास 5 ये कहता है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से जुड़े पदों को उन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक व्यवस्था को मानने वाले लोगों द्वारा ही भरा जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ और प्रांतों में सेवाओं और पदों पर नियोजन के मामलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्लेम्स दावों पर विचार किया जाएगा, पर प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए कम किए जाते हैं तो प्रशासन में दक्षता बनाए रखने में कठिनाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण देने के मामले में राज्य के ऊपर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब राज्य कितना भी आरक्षण दे सकता है, पर अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़े जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 335 स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सरकारी सेवाओं और पदों पर नियोजन का दावा प्रशासनिक क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतार्किक, अत्यधिक और अनावश्यक आरक्षण देना संविधान के साथ धोखा होगा। हालांकि 82वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 335 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के राज्य की सेवाओं और पदों पर पदोन्नति के मामले में यदि कोई परीक्षा हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर सकता है, या यदि मूल्यांकन का कोई दूसरा मापदंड हो तो उसमें ढील दी जा सकती है। इस संविधान संशोधन ने पदोन्नति के मामले में दक्षता बनाए रखने की शर्तों को करीब करीब खत्म कर दिया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सार्वजनिक पदों और सेवाओं के लिए नियोजन और नियुक्ति के मामलों में, जैसा पहले भी बताया गया है, कि सिर्फ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, वंश और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा सिर्फ, लेकिन दूसरे आधार पर भेदभाव हो सकता है। राज्य तमाम अभ्यर्थियों में से प्रमोशन के लिए या नियुक्ति के लिए दक्षता, अनुशासन, किसी अन्य आधार पर चयन कर सकती है। जब तक नियोजन या नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन हो रहा है, निर्धारित योग्यता और पद के कार्य और कर्तव्य के बीच तर्क संगत संबंध है, किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तब तक कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, इंदिरा साहनी मामले या मंडल आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लेकर कई मानदंड निर्धारित किए। जैसे पहला है कि पिछड़े वर्गों के नियोजन और नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 16(4) में विस्तृत प्रावधान दिया गया है, सब कुछ विस्तार से है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, संविधान में पिछड़े वर्गों के नागरिकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जाति, पेशा, गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं,
भारत में छोटी जातियों को ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। वैसे जाति अपने आप में एक वर्ग यानी क्लास भी हो सकता है। तीसरा, हिंदू समाज में पिछड़े वर्गों की पहचान उनकी जाति, परंपरागत व्यवसाय, गरीबी, जन्मस्थान, अशिक्षा इत्यादि के आधार पर की जाती है। ऐसे समुदाय जिसमें जात की पहचान नहीं होती, उसमें जात के अलावा अन्य सभी मापदंड लगाए जाएंगे। चौथा, अनुच्छेद 16(4) में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वह मूल रूप से सामाजिक पिछड़ापन है। आवश्यक नहीं कि यह सामाजिक और शैक्षणिक दोनों हो। पांचवा, मीन्स टेस्ट के माध्यम से एक सीमा तय होनी चाहिए और जिनकी इनकम उस सीमा से ज़्यादा हो उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाए और उन्हें आरक्षण का लाभ न मिले। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। संपत्ति को भी सामाजिक उत्थान का आधार बनाकर क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जा सकता है। छठा, आरक्षण का पात्र होने के लिए किसी वर्ग का पिछड़ा हुआ होना आवश्यक है, जरूरी है, और साथ ही सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी न हो, उसका अभाव हो। सातवां, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, सबसे इम्पोर्टेंट। आठवां, 50% का नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए, न कि किसी वर्ग, सेवाओं, कार्डर के आधार पर। नौवां, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदों का आरक्षण शुरुआती नियुक्ति तक ही सीमित होगी और प्रमोशन में लागू नहीं होगा। यदि प्रमोशन में आरक्षण है भी तो वह सिर्फ 5 वर्षों तक ही रहेगा। 77वें संविधान संशोधन 1995 में क्लास 4A को जोड़कर इस समय सीमा को हटा दिया गया और अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण बना रहेगा। 10वां, पिछड़े वर्गों की पहचान न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। दोस्तों, यदि योग्य अभ्यर्थी न मिले तो आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम 3 साल के अंदर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसके बाद वे समाप्त हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 16 में क्लास 4B जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य को अधिकार दिया गया कि ऐसी रिक्तियों को एक अलग समूह के तौर पर आने वाले वर्ष में उन पर नियुक्ति की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16 के 4A और 4B के अंतर्गत सरकार को मिले अधिकारों को कुछ सीमा तय की है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला, 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरा, क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन होगा, माना जाएगा। तीसरा, इस अधिकार के प्रयोग का आधार क्या है, जैसे पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। चौथा, अनुच्छेद 335 के मद्देनजर प्रशासनिक क्षमता को या दक्षता को ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, आर्टिकल 16 आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।